हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पक्का में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी होने वाली है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर ही। ठीक है, आज हमारा जो मॉक टेस्ट है वो थर्ड होने वाला है। तो आज हम मॉक टेस्ट थर्ड करने वाले हैं, कंप्यूटर रिवीजन की क्लास होने वाली है। ठीक है, तो चलिए बात करें कि क्वेश्चन नंबर 1 है। आज के कुछ अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन हो सके। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के संदर्भ में प्रोसेसर की गति बढ़ाने के लिए पाइपलाइनिंग का मुख्य पर्पस क्या होता है? इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पाइपलाइनिंग? टू इंक्रीज प्रोसेसर स्पीड। तो जो पाइपलाइनिंग होता है, ठीक है, पाइपलाइनिंग में क्या होता है, जो सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने की जो आपकी टेक्निक होती है वो होता है। ठीक है, तो पाइपलाइनिंग ये क्या होता है कि जो सीपीयू की पाइपलाइनिंग होता है वो सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने की एक टेक्निक होती है। ठीक है, तो इसके साथ क्या होता है, सीपीयू का समय बचता है। ठीक है, और इसमें ये क्या होते हैं कि जो इसमें क्या होता है कि सीपीयू का जो समय है वो बचता है और तेजी से ये काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि कई इंस्ट्रक्शंस के साथ अलग अलग चरण चलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक ही समय में कई इंस्ट्रक्शंस के विभिन्न चरणों को ओवरलैप करके निष्पादित करना, एग्जीक्यूट करना। ठीक है, अब वो इंस्ट्रक्शन जैसे एग्जीक्यूट करना, डिकोड करना, ठीक है, तो वो क्या है, एक ही समय में कई इंस्ट्रक्शन को विभिन्न चरणों यानी कि एग्जीक्यूट करना, डिकोड करना, इन इन तरीकों से क्या है, ओवरलैप करके निष्पादित करना। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सीपीयू की ये थ्रूपुट बढ़ाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो प्रत्येक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक समान रहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए ये क्या है, कंप्यूटर मेमोरी का आकार बढ़ना। तो जो कंप्यूटर मेमोरी का आकार किस में बढ़ता है, स्टोरेज या मेमोरी। ठीक है, ये इस ठीक है, तो वो किस में तय होती है, स्टोरेज में होती है या फिर मेमोरी में होती है, जो आकार बढ़ने की बात की गई है इसमें। तो डबल द इंटरनेट बैंडविथ स्पीड। ठीक है, बैंडविथ होती है, ये किससे होती है, आपके नेटवर्क से रिलेटेड होती है। ठीक है, ये आपके नेटवर्क से रिलेटेड। ठीक है, और कंप्यूटर को वायरस के हमलों से पूरी तरह सुरक्षित करना, ये आपका साइबर सिक्योरिटी में आ जाता है। ठीक है, क्लियर है? और जो इंटरनेट बैंडविथ की जो स्पीड को दुगना करना, वो आपके किस में आता है, नेटवर्क में आ जाता है। क्लियर है? तो ये इसके चारों ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और फ्रीवेयर में मुख्य अंतर क्या होता है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और फ्रीवेयर? ठीक है, तो फ्रीवेयर क्या है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? ठीक है, ये क्या करता है, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है वो सोर्स कोड प्रोवाइड करता है पब्लिक के लिए। ठीक है, पब्लिकली। और जो फ्रीवेयर होता है वो नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओपन सोर्स का सोर्स कोड जनता के लिए उपलब्ध होता है, जबकि फ्रीवेयर का नहीं होता है। ठीक है, तो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है वो पब्लिकली होता है। तो इसमें क्या हो सकता है कि कोई भी आके इसमें क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकते हैं, बदलाव कर सकता है। ठीक है, और जो फ्रीवेयर होता है आपका फ्री होता है, मुफ्त होता है। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन क्या हो सकता है, जो सोर्स कोड है वो इसमें उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, सोर्स कोड किस में होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में ही होता है। क्लियर है? ठीक है, और जो फ्रीवेयर में क्या होता है, जो रिसोर्सेज वगैरह होते हैं, ठीक है, संशोधन होते हैं, उनकी क्या होती है, अनुमति नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है? जैसे अब ओपन सोर्सेज का एग्जांपल ले लो आप, ओपन सोर्सेज का हो जाएगा आपका लाइनेक्स। ठीक है, लाइनेक्स। और फ्रीवेयर में क्या हो जाएगा, एडोब रीडर। ठीक है,
ये क्या है, जो लाइनेक्स है वो ओपन सोर्सेज है, ठीक है, और जो फ्रीवेयर है वो फ्री होता है, एडोब रीडर होता है, ठीक है, क्लियर है, ये मुफ्त होता है। चलिए बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो आधुनिक इनपुट उपकरणों में उपयोग की जाने वाली OCR तकनीक का पूर्ण रूप क्या है और इसका मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OCR? OCR की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है और इसके मेन फंक्शंस पूछ लिए जाते हैं। तो OCR की जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी? ऑप्टिकल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, क्या होती है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होती है। ये इसको क्या किया जाता है कि छपे हुए या हस्तलिखित रिटन में हैंड रिटन टेक्स्ट को क्या है, मशीन रीडेबल डेटा में बदला जाता है, ठीक है, उसको क्या 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 कहा जाता है? OCR कहा जाता है, क्लियर है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है, जो OCR होता है ये क्या करता है कि जो हैंड रिटन होते हैं, ठीक है, या फिर प्रिंटेड होते हैं, उनको ही क्या करता है, पहचानता है, ठीक है ना। टेक्स्ट को एडिबल डिजिटल फॉर्मेट में ये क्या कर देता है, बदल देता है, ठीक है, टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट करता है ये, एडिबल ठीक है ना। तो क्या करता है, जो टेक्स्ट को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, एडिबल डिजिटल फॉर्मेट में इसको बदल देता है, ठीक है। जैसे कि स्कैनर, मोबाइल एप्स में इसका क्या होता है, यूज किया जाता है, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का, क्लियर है। ये याद रहेगा ना, ये ऑप्शन में पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। जो कोड रीडर होता है, ऑप्टिकल कोड रीडर होता है, ये बार कोड के लिए यूज किया जाता है, बारकोड के लिए, ठीक है। कैरेक्टर रिकवरी खोए हुए डेटा को वापस लाना, ठीक है, उसके लिए, ठीक है ना। और जो आपका आउटपुट कंट्रोल रजिस्टर होता है, ये प्रिंटर की गति को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेटवर्क टोपोलॉजी के संदर्भों में वह कौन सा नेटवर्क लेआउट है जिसमें यदि केंद्रीय यानी कि सेंट्रल हब या स्विच खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क क्या होता है, ठप हो जाता है। तो वो कौन सा होता है? मान लो आपका जो सेंट्रल हब है ये, ठीक है, ये क्या है आपका सेंट्रल हब, ठीक है, ये आपका सेंट्रल हब है। अब इससे क्या होता है कि जो आपके डिवाइसेस है वो कनेक्ट होते हैं, ठीक है, वो डिवाइसेस जो कनेक्ट होते हैं, मान लो कि अगर आपका जो सेंट्रल हब ही खराब हो जाए तो इंफॉर्मेशन यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी, किसी भी डिवाइस तक नहीं पहुंच पाएगी। जब सेंट्रल हब ही खराब हो जाएगा तो जो इंफॉर्मेशन है, जो आपकी पूरा नेटवर्क है वो ठप ही हो जाएगा, ठीक है। तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी होता है वो आपका, ठीक है। क्योंकि जो स्टार टोपोलॉजी में ही सारे जो डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक सेंट्रल हब से या स्विच से जुड़े हुए होते हैं। अगर आपका सेंट्रल हब ही खराब हो जाए, ठीक है, या स्विच ही खराब हो जाए, तो वो क्या होता है कि पूरा जो नेटवर्क होता है वो ठप हो जाता है, ठीक है, नष्ट हो जाता है, नेटवर्क बंद हो जाता है। तो वो ही आपका कहलाता है स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में सारे डिवाइसेस जो होते हैं वो सेंट्रल हब से कनेक्ट होते हैं, क्लियर है ना, ठीक है। तो किसी एक कंप्यूटर के खराब हो जाने पे क्या होता है कि जो अन्य डिवाइसेस होते हैं वो प्रदर्शित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, स्टार टोपोलॉजी, क्लियर है, ठीक है। तो ये एक तरीके से लैन की तरह होता है, ठीक है। लैन में भी क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क में भी क्या होता है कि सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, ठीक है, एक ही, जैसे स्कूल कॉलेज में हो गया, वाईफाई से सारे डिवाइसेस कनेक्ट है। घर में होता है मोबाइल या लैपटॉप वगैरह एक ही वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये उसी लोकल एरिया का भी उपयोग होता है इसमें, ठीक है। तो बात करें कि ये तो हो गया आपका स्टार टोपोलॉजी, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टार टोपोलॉजी, ठीक है।
ठीक है। बात करें कि अब ये जो रिंग टोपोलॉजी होता है, ये रिंग टोपोलॉजी क्या है, इसमें क्या है, रिंग की तरह काम करता है। ठीक है, रिंग की तरह काम करता है, सारे डिवाइसेस एक ही डिवाइस से दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होते हुए चलते हैं। ठीक है ना, जो एक डिवाइस होता है दूसरे डिवाइस को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, वो सर्कल की फॉर्म में चलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रिंग टोपोलॉजी। इसमें कोई हब नहीं होता है, सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं सर्कल की फॉर्म में। क्लियर है, वो होता है आपका रिंग टोपोलॉजी, जो एक दूसरे से क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं। बात करें कि जो बस टोपोलॉजी होती है, वो आपकी बस एक लाइन में होता है। ठीक है, एक केबल की फॉर्म में होती है, जो डेटा को एक केबल की थ्रू पहुंचाता है। ठीक है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइसेस एक ही केबल के कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, वो होता है आपका कम्युनिकेशन केबल होती है वो। ठीक है, कम्युनिकेशन केबल होती है वो। ठीक है, जो डेटा को कनेक्ट करके रखती है, मतलब कि डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाती है। ठीक है, इसमें इसमें भी हब नहीं रहता। ठीक है, इसमें भी क्या है, हब नहीं रहता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी हो जाएगा। मैश में क्या होता है कि सारे डिवाइसेस एक दूसरे से इस तरीके से पहुंचाते हैं अपना, ठीक है, इंफॉर्मेशन इधर से उधर। एक डिवाइस जो होता है वो 4 को भी दे सकता है, 4 2 को भी दे सकता है, 2 3 को भी दे सकता है, तो वो क्या होता है, मैश टोपोलॉजी होता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि तो इसमें क्या होता है कि जो नेटवर्क्स होते हैं वो चलते ही रहते हैं। ठीक है, तो हब जो होता है वो इसमें होता है स्टार टोपोलॉजी में, हब स्विच। ठीक है ना, क्लियर है, आंसर हो जाएगा आपका स्टार टोपोलॉजी। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब आप किसी वेबसाइट पर सुरक्षित वित्तीय लेन-देन करते हैं तो यूआरएल में https दिखाई देता है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ एस का क्या अर्थ है, तो एस की फुल फॉर्म पूछी हुई है। तो एस का मतलब होता है ताला, एक तरीके से सिक्योर। ठीक है, जो आपका डेटा रहता है वो क्या रहता है, सिक्योर होता है। एस का मतलब होता है सिक्योर। ठीक है, तो यहाँ क्या है, एसएसएल टीएलएस के माध्यम से डेटा को एनक्रिप्ट करता है, यानी कि सिक्योर करता है। एनक्रिप्ट का मतलब होता है सुरक्षित करता है डेटा को। क्लियर है, तो बात करें जो HTTPS है, ये इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ये क्या है, तो ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ठीक है, और एस का मतलब होता है सिक्योर। तो बात करूं कि जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये किसका उपयोग करता है, तो ये करता है SSL TLS का ये उपयोग करता है। इसके माध्यम से क्या किया जाता है, डेटा को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, डेटा को सुरक्षित रखा जाता है या डेटा को सुरक्षित भेजा जाता है। तो ये क्या है कि जो ऑनलाइन बैंकिंग में या शॉपिंग में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ पे, ऑनलाइन बैंकिंग या ऐप के शॉपिंग। ठीक है, वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है ना, तो ये क्या करता है, इसमें जो साइबर अटैक्स होते हैं उनकी जो जोखिम वगैरह होता है, रिस्क होता है, वो कम होता है। ठीक है, तो इसमें साइबर अटैक का जो रिस्क होता है वो कम होता है। ठीक है ना, चलिए अब बात करें कि जो सिस्टम है ये क्या करता है, ये विंडो का एक इनबिल्ट फीचर होता है। ठीक है, और जो स्पीड है वो क्या है, ये डेटा की ट्रांसफर की स्पीड को बढ़ाता है। और जो सर्वर है ये क्या है, डेटाबेस सर्वर को दर्शाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए बात करें कि जो वर्तमान संचार तकनीकों में उपयोग होने वाली LIFI तकनीक डेटा ट्रांसफर करने के लिए किसका उपयोग करती है, तो LIFI टेक्नोलॉजी यूजेस विच मीडियम फॉर डेटा ट्रांसमिशन, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो वो किसका उपयोग करता है, तो जो LIFI टेक्नोलॉजी है, यूजेस विच मीडियम फॉर डेटा ट्रांसमिशन के लिए कौन से मीडियम का यूज किया जाता है, विजिबल लाइट का। ठीक है, किसका, विजिबल लाइट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो विजिबल लाइट होती है, ठीक है, ये जो LIFI है ये डेटा भेजने के लिए, किसको, डेटा भेजने के लिए LED लाइट का उपयोग किया जाता है। कौन सी लाइट का, LED।
लाइट का यूज किया जाता है, किसको? डेटा को सेंड करने के लिए, ठीक है, डेटा को सेंड करने के लिए, भेजने के लिए। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये क्या होती है कि ये एक विजिबल लाइट कम्युनिकेशन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है ये? तो ये बेस्ड है एक विजिबल लाइट बेस्ड, ठीक है, क्लियर है? इसमें क्या होती है, जो रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, किसका? रेडियो तरंगों का इसमें उपयोग किया जाता है। अब जो बात करें कि जो ये फर्स्ट ऑप्शन है, आंसर नंबर तो हो जाएगा आपका बी, ठीक है, विजिबल लाइट। अब ये जो रेडियो वेव्स है, ठीक है, ये किस में यूज होती है? ये वाईफाई में होती है, ठीक है, वाईफाई में यूज होती है, ठीक है। और जो विजिबल लाइट है ये लाईफाई में यूज होती है, ठीक है। और जो साउंड वेव है, ठीक, वेव में क्या है, ध्वनि का यूज किया जाता है। और इंफ्रारेड में, ठीक है, इंफ्रा रेड किरणों में क्या होता है, ठीक है, ये एक अलग तकनीक है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एमएस वर्ड में वाटरमार्क विकल्प किस टैब में पाया जाता है? तो एमएस वर्ड अंडर विच टैब इन वाटरमार्क ऑप्शन अवेलेबल? तो वाटरमार्क कौन से ऑप्शन में अवेलेबल होता है? वाटरमार्क जब हम होम को खोलते हैं तब दिखता है, इंसर्ट में होता है, या फिर पेज लेआउट में होता है, या व्यू टैब में होता है? तो किस में होता है, ठीक है, वो होता है आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डिजाइन टैब या पेज लेआउट में। तो जो डिजाइन टैब में अब ये देखने को मिलता है, ठीक है, वाटरमार्क किस लिए किया जाता है कि जो, तो वाटरमार्क जो होता है उसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि जो डॉक्यूमेंट का जो हल्का सा टेक्स्ट या चित्र दिखाने के लिए, उसका जो पीछे होता है ना बैकग्राउंड में जो दिखता है हल्का सा, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग कॉन्फिडेंशियली यानी कि गोपनीयता से, या फिर ड्राफ्ट लिखने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, ड्राफ्ट लिखने के लिए किया जाता है। तो पहले के टाइम में क्या था, 2013 के बाद अब ये डिजाइन टैब में दिखता है, ठीक है, वाटरमार्क है अब ये डिजाइन टैब में दिखता है, ठीक है। पहले क्या था कि 2013 से पहले 2007 या 2013 में किस में दिखता था ये? पेज लेआउट में, ठीक है, पेज लेआउट टैब में। क्लियर है? अब डिजाइन टैब में वाटरमार्क होता है वो सभी पेजों पे दिखता है, ठीक है ना। तो जो होम टैब है, ये क्या है, होम टैब में क्या है, फॉर्मेटिंग वगैरह होती है, ये सारे विकल्प उसमें दिखाई देते हैं। होम टैब में क्या है, फॉर्मेटिंग आ जाए तो ये हो जाएगा, ठीक है। इंसर्ट टैब में क्या होता है, इंसर्ट करना, ठीक है, क्या पिक्चर्स को इंसर्ट करना, टेबल को, वो आपके इंसर्ट में दिख जाता है, ठीक है, पिक्चर या टेबल हो गई, ये सारी चीजें इंसर्ट की जा सकती हैं, ठीक है, इंसर्ट टैब में जाकर। डिजाइन टैब आपको पता ही चल गया है, ठीक है, वाटरमार्क के लिए मतलब उसमें होता है। बात करें जो व्यू टैब में क्या क्या होता है, व्यू टैब का उपयोग किस लिए होता है कि डॉक्यूमेंट व्यू बदलने के लिए, किसके लिए? डॉक्यूमेंट व्यू चेंज करने के लिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में यदि किसी सेल में ट्रिपल हैश प्रदर्शित हो रहा है तो इसका क्या अर्थ है? इफ 3 hash appears in an MS Excel cell, what does it indicate? तो इसका मतलब क्या है? बात करें जो ये ट्रिपल हैश होता है, ठीक है, ट्रिपल हैश का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि इसका अर्थ होता है कि फॉर्मूला एरर नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब फॉर्मूले में एरर नहीं है, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब, ये दर्शाता है कि जो कॉलम की विड्थ है वो क्या है, बहुत छोटी है, ठीक है, डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। तो सेल की जो चौड़ाई होती है उसमें मौजूद डेटा दिखाने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। अभी हम सेल है ये, ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर सेल है,
सेल में अगर ये हम आता है, ये ट्रिपल हैश आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो सेल की चौड़ाई होती है, ठीक है, सेल की जो चौड़ाई होती है उसमें जो मौजूद डेटा होता है वो पर्याप्त नहीं है, तो उसके लिए आता है ये ट्रिपल हैश। क्लियर है ना? तो इसकी चौड़ाई बढ़ाने पर क्या है कि डेटा दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। मान लो हम यहाँ से ड्रैग करके वो इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ाएंगे, तो जो भी हमारा डेटा होगा वो दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि अक्सर डेट या टाइम या फिर बड़े नंबरों पर ही दिखाई देता है। क्लियर है? कि जो प्रॉब्लम होती है वो कैसे समाप्त होती है, तो एक ऑटो फिट कॉलम विथ करने से क्या है, इसकी समस्या का हल हो जाता है। ऑटो फिट ऑटो फिट कॉलम से क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो बात करें कि जो ये है आपके फॉर्मूला में कोई गंभीर गणितीय त्रुटि है, यानी कि फॉर्मूला एरर है, तो वो किससे, मान लो कि फॉर्मूले में कोई एरर है तो फिर क्या आएगा, ठीक है। अगर फॉर्मूले में कोई एरर हो जाता है तो क्या आता है, हैश वैल्यू, ठीक है, ये आता है आपका अगर फॉर्मूले में एरर होता है। तो सेल जो पूरी तरीके से लॉक है, ठीक है, सेल इज कंप्लीटली लॉक्ड, ठीक है, तो ये क्या है आपका गलत है, इस तरीके का कुछ नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सेल का डेटा अपने आप डिलीट हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या है, डिलीट हो गया। तो ये क्या है, अगर डेटा डिलीट भी हो जाता है तो सेल क्या है, खाली दिखाई देता है, ठीक है, सेल क्या होता है, खाली दिखाई देता है, ये नहीं दिखता है, ठीक है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वो मुख्य भाग कौन सा है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सीधे संपर्क बनाता है, तो वो कौन सा होता है, कोर पार्ट, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट वो कौन सा होता है जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है किसके बीच, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच। ये काफी टाइम कराया हुआ है मैंने ये, तो वो क्या होता है आपका कर्नल होता है, ठीक है, वो कर्नल जो होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, कोर पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्या होता है, कोर पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। ये क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या कम्युनिकेशन कराता है, यानी कि संपर्क स्थापित कराता है, ठीक है, किसके बीच में, किस किस के बीच में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, ठीक है, क्या करवाता है, कम्युनिकेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्नल, ठीक है, कर्नल। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या है, एक मेमोरी मैनेजमेंट की तरह काम करता है, किसकी तरह, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट की तरह, मतलब मेमोरी मैनेजमेंट का ही एक टाइप से ये काम करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट और डिवाइस मैनेजमेंट भी करता है ये, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और डिवाइस मैनेजमेंट का काम करता है ये, ठीक है, ठीक है ना। ये तो हो गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन का काम कौन कराता है, कर्नल बोलते हैं उसको, ठीक है। जो सेल होता है, अब ये सेल क्या होता है, ठीक है, ये क्या करता है, यूजर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरफेस का जो काम कराता है, कम्युनिकेट का जो काम कराता है, किस किस के बीच में, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरफेस का काम कौन कराता है, सेल होता है वो, ठीक है। और एक होता है जो डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, ये क्या होता है, किसी मेन तो ये क्या करता है, किसी मेन हार्डवेयर को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है, क्लियर। बात करें जो यूटिलिटी होता है, ये आपका क्या होता है, यूटिलिटी, ये क्या होते हैं कि अतिरिक्त सहायता देने वाले क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर होते हैं जो हेल्प देते हैं, ठीक है, ये ओएस का कोर नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में डिजिटल बैंकिंग के संदर्भ में आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म ऑफ आईएमपीएस इन डिजिटल बैंकिंग,
तो क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, तो आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो कि आपको प्रोवाइड करती है क्या? प्रोवाइड 24/7 इंस्टेंट फंड ट्रांसफर, यानी कि ये 24/7 तत्काल फंड ट्रांसफर की सुविधा देता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी? फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। 24/7 जो होता है इसका फंड ट्रांसफर की सुविधा रहती है। ठीक है, ये किसके द्वारा आया था, किसके द्वारा विकसित हुआ था? एनपीसीएल के द्वारा ये क्या है? विकसित हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो बैंक अकाउंट या फिर मोबाइल नंबर से क्या है, पैसे भेजे जा सकते हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइबर सुरक्षा में रेजमवेयर हमले का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रेजमवेयर अटैक इन साइबर सिक्योरिटी? तो वो क्या होता है? ठीक है, तो जो रेजमवेयर होता है वो क्या होता है? फाइलों को एनक्रिप्ट करके फिरौती मांगता है, यानी कि पैसे की डिमांड करता है। तो वो क्या होता है? यानी कि यूजर्स की फाइलों को लॉक करके एनक्रिप्ट करना और उन्हें अनलॉक करने के लिए फिरौती मांगना, यानी कि मनी की डिमांड करना। ठीक है, ठीक है, धोखाधड़ी से उनका जो फाइल वगैरह होती है उनको लॉक कर लेता है, उसके बाद फिर पैसे की डिमांड करता है, रिज्यूम की मांग करता है। क्लियर है? तो ये क्या करता है? यूजर्स की फाइल को एनक्रिप्ट कर, ठीक है, तो ये क्या करता है? यूजर्स की फाइल को एन्क्रिप्ट कर देता है। ठीक है, उनसे पैसे की मांग करता है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मालवेयर। तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा रेजमवेयर का, तो वो क्या होगा? मालवेयर। ठीक है, तो वो आपका ये क्या है? एग्जाम्पल हो जाएगा। तो फाइल खोलने के लिए क्या है? रिज्यूम की मांग करता है ये। फिर उसके बाद तो इसमें क्या है? जो भुगतान होता है वो क्या है? क्रिप्टो करेंसी में मांगा जाता है। किसमें? क्रिप्टो करेंसी में। ठीक है, ये याद रखना। और जो एंटीवायरस और बैकअप से, इससे क्या है? एंटीवायरस और बैकअप से इसका बचाव कर बचाव किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के परीक्षण के लिए 1950 में विकसित वह कौन सा प्रसिद्ध टेस्ट है जो 1950 में आया है? तो विच फेमस एआई टेस्ट डेवलप्ड इन 1950 चेक वेदर अ मशीन कैन थिंक और कम्युनिकेट लाइक अ ह्यूमन? तो वो कौन सा है जो कि मनुष्य की तरह सोच सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है? ठीक है, जो 1950 में डेवलप हुआ था, तो वो होता है आपका ट्यूरिंग टेस्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? ट्यूरिंग टेस्ट होता है वो। और ये आया था 1950 में आया था। ठीक है, 1950 में आया था एलन ट्यूरिंग के दौरान। ठीक है, किसके दौरान? ये भी पूछ लिया जाता है। एलन ट्यूरिंग के दौरान ये आया था। ठीक है, 1950 में। तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो मानव की, ह्यूमन की जो थिंक है, यानी कि बुद्धिमत्ता को जांच करना, उसके लिए है ये ट्यूरिंग टेस्ट। ठीक है, तो ये क्या है? जो मानव जैसी बातचीत करे उसके लिए इस टेस्ट को पास किया गया था। ठीक है, तो ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक प्रसिद्ध परीक्षण है ये। ठीक है ना, एक प्रसिद्ध परीक्षण है ये। क्या? ट्यूरिंग टेस्ट। तो ये एआई इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है ना, क्लियर? ट्यूरिंग टेस्ट जो एआई है उसके द्वारा क्या है कि एआई भी क्या है? एक लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, वो भी क्या है कि सीख रहा है, समझ रहा है, उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। हम अभी कोई भी टास्क देंगे, अगर हम एक्यूरेट डेटा नहीं देंगे उसको, यानी कि इनपुट एक्यूरेट नहीं देंगे, तो वो भी हमें एक्यूरेट डेटा नहीं देगा। ठीक है, रिजल्ट नहीं देगा, इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो वो भी क्या है? हम ही से सीख रहा है। ठीक है, तो ह्यूमन की तरह ही वो क्या है? सीख रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। तो वो है आपका एआई। ठीक है ना, जो म्यूज टेस्ट है ये आपका एआई नहीं है। ठीक है, और बात करें जो बाइनरी टेस्ट है,
बाकी सारे जो विकल्प है वो आपके एआई से रिलेटेड नहीं है, ट्यूरिंग टेस्ट है जो एआई से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मशीन लर्निंग में जब एक मॉडल को केवल सही और गलत व्यवहार के लिए रिवॉर्ड या पेनल्टी देकर सिखाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? व्हेन अ मॉडल लर्न थ्रू रिवॉर्ड एंड पेनल्टीज फॉर इट एक्शंस व्हाट इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? रेनफोर्समेंट लर्निंग कहा जाता है। क्या? रेनफोर्समेंट लर्निंग कहा जाता है। ये क्या होता है? इसी में क्या है कि रेनफोर्स जो लर्निंग है, रेनफोर्समेंट लर्निंग में क्या है, एजेंट वातावरण से सीखता है, यानी कि इन्वायरमेंट से सीखता है। सही कार्य पे उसको क्या है, रिवॉर्ड मिलता है, गलत कार्य पे उसको पेनल्टी मिलती है। तो वो होता है आपका रेनफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, ये ज्यादातर रिवॉर्ड्स के लिए ही यूज किया जाता है। तो इसका जो मेन एम होता है, लक्ष्य होता है, वो क्या है? रिवॉर्ड्स प्राप्त करना ही होता है। ठीक है ना, क्लियर है? इसका उपयोग इसका जो उपयोग होता है वो किसमें होता है कि किसमें होता है? रोबोटिक्स में होता है, गेम्स में होता है और सेल्फ ड्राइविंग कार्स में होता है। ये याद रखना, ये ही तीन ऑप्शन से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। किसमें? रोबोटिक्स, ठीक है, और ठीक है ना, गेम्स वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी आर्किटेक्चर के सेंसर द्वारा एकत्रित किए गए भारी डेटा या क्लाउड पर भेजने के बजाय स्थानीय स्तर यानी कि लोकल नेटवर्क पे ही प्रोसेस करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है फॉग या एज कंप्यूटिंग। ठीक है, डीप फॉग या एज कंप्यूटिंग कहा जाता है उसको। ठीक है, तो जो एज कंप्यूटिंग होती है उसमें क्या होता है कि जो डेटा होता है वो किसके पास होता है? डिवाइसेस के पास ही होता है। तो जो डेटा होता है, ठीक है, जो डेटा होता है वो किसके पास होता है? डिवाइसेस के पास ही होता है। तो बात करें जो आईओटी होता है, वो होता है आपका, क्या होता है आईओटी? इसमें क्या होता है कि जो इंटरनेट के माध्यम से डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से। तो ये क्या करता है कि तो इससे क्या होता है, जो क्लाउड की जो निर्भरता होती है ना, वो क्या होती है? कम होती है। किसकी? क्लाउड की। तो जो रिस्पॉन्स टाइम होता है, उसकी जो रिस्पॉन्स टाइम क्या है? कम हो जाता है। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम कम होता है, कम हो जाता है, तो नेटवर्क जो बैंडविड्थ होता है उसकी क्या होती है? बचत होती है। ठीक है, किसकी? नेटवर्क बैंडविड्थ की। ठीक है, तो नेटवर्क जो बैंडविड्थ होती है उसकी बचत हो जाएगी। ठीक है, अगर टाइम कम होगा तो नेटवर्क बैंडविड्थ भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आईओटी डिवाइसेस में क्या है? इसका उपयोग किया जाता है एज कंप्यूटिंग का। क्लियर है? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो केंद्र सरकार की ई गवर्नेंस योजना के तहत नागरिकों को एकल खिलाड़ी यानी कि सिंगल विंडो के माध्यम से 200 से अधिक सरकारी सेवाएं प्रदान करने वाली राष्ट्रीय राष्ट्रीय कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी पोर्टल का नाम क्या है? तो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ई गवर्नेंस इनिशिएटिव व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल कॉमन सर्विस? ठीक है, CSC पोर्टल दैट प्रोवाइड मोर देन 200 गवर्नमेंट सर्विस थ्रू अ सिंगल विंडो। क्या आंसर हो जाएगा? CSC पोर्टल का नाम क्या है? एक डिजिटल सेवा। ठीक है, क्या है? डिजिटल सेवा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये ही क्या है, जो डिजिटल सेवा है वो क्या है? CSC का एक आधारित यानी कि बेस्ड पोर्टल है। ठीक है, किस पे? CSC पे बेस्ड है। ठीक है, सीएससी बेस्ड पोर्टल है ये डिजिटल सेवा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 200 प्लस ग्रामीण सेवाएं इसमें क्या होती हैं? उपलब्ध होती हैं। किसमें? डिजिटल सेवा में। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो डिजिटल सेवाएं पहुंचाने के लिए क्या है, इनका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। ठीक है ना, तो सीएससी केंद्रों के माध्यम से ही नागरिकों को क्या है? सेवा प्रदान की जाती है। क्लियर है ना? तो ये किसका पार्ट है? डिजिटल
तो ये किसका पार्ट हो जाएगा? डिजिटल इंडिया मिशन का। ठीक है, क्लियर है ना? डिजिटल सेवा तो हो गई आपकी, किस पर बेस्ड है? ये सीएससी पर बेस्ड है। ठीक है ना, सीएससी पर बेस्ड है। बात करें जो उमंग है, ये क्या है? उमंग एक क्या है? गवर्नमेंट, ठीक है, मोबाइल ऐप है। क्या है ये? उमंग गवर्नमेंट, ये काफी बार मैंने बता दिया आपको। ठीक है, मोबाइल ऐप उमंग। अब बात करें कि ई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ई डिस्ट्रिक्ट क्या है? ठीक है, ये जो राज्य सरकारों की ये ऑनलाइन क्या होती है? वेब प्रणाली होती है। क्लियर है? और जो डिजी लॉकर होता है, तो डिजी लॉकर होता है ना, वो क्या होता है? डिजिटल डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने के लिए होता है। ठीक है ना, इसमें डिजिटल डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं। क्लियर? तो आज भी हमने क्या करे हैं? 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ऐसे ही हम डेली 15 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट किया करेंगे, जिससे क्या है कि प्रैक्टिस जो है आपकी कंप्लीट होती हुई चले। ठीक है ना, रिवीजन होता हुआ चले। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हम सारा अपना बचा कुचा भी सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।